नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। सीनियर डिबेटर्स के साथ नए डिबेटर्स का परिचय हो, ऐसी एक श्रृंखला मैंने शुरू की थी, कोविड के दौरान शुरू की थी। और काफी बड़े-बड़े डिबेटर्स, हम कह सकते हैं कि हमसे 10-10, 12-12, 15-15 साल पहले के जो डिबेटर्स रहे हैं, या आज की बात करें तो आज से 15 साल पहले जो डिबेट करते थे, उन सभी को मैंने इस प्लेटफॉर्म पर, तर्क ज्ञान पर लाने का प्रयास किया था। उनसे जानने का प्रयास किया था कि उनके समय में डिबेट कैसे होती थी, वो कैसे डिबेट करते थे, और नए डिबेटर्स को उनसे क्या सीखना चाहिए, या जो नए डिबेटर्स आज डिबेट करते हैं, उन्हें देखकर वो कैसा महसूस करते हैं, और शैली क्या होनी चाहिए, माहौल कैसा था, क्या अंतर आ चुका है। इन सभी चीजों को लेकर सीनियर डिबेटर्स के साथ चर्चा का एक सिलसिला जो है शुरू किया गया था, और निश्चित तौर पर उसमें कुछ विराम, आप कह सकते हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। और उसी कड़ी में आज हम एक और सीनियर डिबेटर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कैसी डिबेट की है, उनका क्या अनुभव रहा है, और आज के नए डिबेटर्स को वो क्या सलाह देना चाहेंगे। तो उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। पहले तो उनका नाम है श्री पंकज जी और पंकज कुमार। तो पंकज जी एक बड़े डिबेटर के तौर पर देखे गए अपने समय में, जब वो डिबेट करते थे। और मेरा ये अनुभव रहा है, जब मैं भी उनके साथ देखता था कि उनके साथ जब डिबेट में जाया करता था या डिबेट में मिलते थे, तो काफी अच्छा एक, आप कह सकते हैं कि डिबेटर का जब हम नाम लेते हैं तो तेज तर्रार और तर्कों से भरपूर, और थोड़ा एक, आप कह सकते हैं कि उग्रता से अपनी बातों को और तीखे तरीके से अपनी बातों को रखने वाला डिबेटर होता है। लेकिन जब पंकज जी को आप सुनेंगे, या उस समय जब मैं सुनता था, तो लगता था कि ये डिबेट डिबेटर की जो हमारे मन में धारणा बनी हुई है, उससे बहुत अलग डिबेट करते हैं, और बहुत ही शांत सरल तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो पंकज जी ने कहाँ से अपना करियर शुरू किया, या दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया, इन सभी पर बात करेंगे। तो पंकज जी, आपका स्वागत है तर्क ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दिग्विजय भाई। पंकज जी, जैसा मैं अभी बता रहा था कि आप एक अलग ही अंदाज में अपनी बात को रखते थे डिबेट के दौरान में, सभी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले क्या स्कूलिंग आपकी रही है, कहाँ से, दिल्ली में ही रहते थे या दिल्ली से बाहर से दिल्ली में आए, और वहां के थोड़ा अपना स्कूल का 11वीं 12वीं का कुछ बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़े। जी बिल्कुल, धन्यवाद। स्कूलिंग मेरी जो सब कुछ है, लगभग 12th क्लास तक का दिल्ली से ही रहा है, और सरकारी स्कूल से मेरा सारा कुछ रहा है। दिल्ली में एक जगह है रोहिणी, रोहिणी सेक्टर 1, यहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, अपनी 12th तक की पढ़ाई। और फिर मैंने कॉलेज का रुख किया, और 12th के बाद 1 साल का मेरा गैप हो गया था स्टडी में। कट ऑफ में अच्छा। नाम आना था, आ भी गया था, लेकिन कई वजहों से दिल्ली में मौजूद नहीं थे उस समय, और उस समय सब कुछ ऑफलाइन ही चलता था, तो मालूम नहीं चला। तो 1 साल का गैप हो गया था 12th के बाद। जी जी। तो फिर फॉर्म भरा, फिर कट ऑफ में नाम आया। तो फिर 2008 में दिल्ली के साउथ कैंपस में जो बैंकेटिंग रहा, उसके बाद फिर इग्नू से भी कुछ मैंने डिग्रियां की साथ साथ में, और एसओएल से भी कुछ कोर्स किए। और फिर हाँ। एमए करने के लिए मैं नॉर्थ कैंपस में हंसराज महाविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया। 2011 से 13 मैंने वहां पंकज किया। जी, फिर आप उसके मैं साथ साथ मैं कुछ मैं पार्ट ये, टाइम काम भी चलता पंकज जी, रहा। ये चीजें मैं जी सिलसिलेवार जी जी। तरीके से जानना चाहूंगा कि नॉर्थ कैंपस आप बता रहे हैं और साउथ कैंपस में आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि चूंकि आप बता रहे हैं कि 1 साल आपका गैप रहा कट ऑफ की वजह से, तो उस कि ये किस साल की बात है, कौन सा ईयर था जब आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया, और कौन से 2008 में आप बता रहे हैं कि आप कैंपस में आए। तो जरा वो बताइए कि कैसे आप आए, कैसे आपको पता चला ओके कि ओके। साउथ कैंपस में ही लेना है, या आप मतलब होता है ना कि हम नॉर्थ कैंपस में जाएंगे, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज का एक अलग ही तरीके से हमारे सामने उसकी छवि पेश की जाती है।
तो क्या आपके मन में कुछ ऐसा विचार सुझाव और था कि हमें नॉर्थ कैंपस जाना है, साउथ कैंपस, या दिल्ली का कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का होना चाहिए बस, ऐसा कोई विचार था? 2007 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। 7 में मैंने आवेदन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन के लिए, कट ऑफ में नाम भी आ गया। लेकिन जब कट ऑफ की लिस्ट आती थी, उसमें पेपर में लिस्ट आती थी, तो उसमें देखते थे कि साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस जाना पड़ता था। लेकिन उस समय इतनी जानकारी थी नहीं, और कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी इतना कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे जो परिवार में है या वर्तमान की मेरी बहनें नहीं है, भाई हैं, तो 7 या 8वीं क्लास तक ही घर में एजुकेटेड लोग हैं। तो उसके बाद की जो भी पढ़ाई लिखाई थी मुझे खुद ही करनी थी। हाँ, क्या चूज करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, के बाहर, तो मुझे खुद ही करना था। और साथ में कुछ काम भी चलता था, काम भी करता था। तो साथ में आवेदन किया, नहीं एडमिशन हो पाया। तो और ये कोई पहले डिसाइड नहीं था कि नॉर्थ कैंपस लेना है या साउथ कैंपस लेना है, क्योंकि जिस एरिया से मैं अभी हूँ, मैं वर्तमान में हूँ, उस अपने क्षेत्र का, उस एरिया का, दिल्ली में एक जगह है विजय विहार करके पास पड़ता है। उस एरिया का मैं पहला जी। विद्यार्थी था जो कॉलेज लाइफ में गया उस क्षेत्र से। तो ये भी नहीं थी कि किसी का कुछ गाइडेंस मिला हो हमको अपने समय में कि आपको कॉलेज जाना चाहिए या एसवाल से करना चाहिए, डिस्टेंस से करना चाहिए, रेगुलर में बहुत खर्चे होते हैं। तो ये जी। बताने सिखाने वाला था नहीं। एक साल वो gap हो गया बीच में, तो फिर सलाह थी कि और वहां भी बीए में आप करें। तो मैंने वहां से अपना बीए भी कंप्लीट किया था, क्योंकि उस समय प्रावधान हुआ करता था कि 2 डिग्री आप साथ कर सकते हैं। साउथ कैंपस में कौन सा कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था? साउथ कैंपस में वेंकी कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। वेंकटेश्वर कॉलेज में, जी। 8 से 11 का। देखिए, जैसे होता है कि हम स्कूल से आते हैं, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो स्कूल से आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलिए मेरा नंबर इस सब्जेक्ट में अच्छा है तो मैं ये चूज कर लेता हूँ, या होता है कि यार इसमें तो मेरा नंबर नहीं आ रहा है तो मैं जो मिल रहा है उसमें ले लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज ग्रेजुएशन करना इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि कोई और विषय लेना चाहते थे और मिल कोई और गया? हाँ, ऐसा जरूर हुआ था मेरे साथ भी, इत्तेफाक से यही हुआ था। क्योंकि आवेदन किया था मैंने इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के लिए, और पहली चॉइस मेरी पॉलिटिकल साइंस ही थी। लेकिन कॉलेज का कट ऑफ 90 प्लस गया था, तो नहीं हो पाया था। और फिर हिस्ट्री और हिंदी का ऑप्शन मिला मेरे पास, 70-75 के बीच में था। तो हिस्ट्री अच्छा, में फिर उस यह है समय कि पॉलिटिकल साइंस वैनकी का कॉलेज में मीडियम का 90% दिक्कत गया था। था। हाँ, मेरे टाइम पे 93 पे खुला था पहला कट ऑफ, और तीसरा कट ऑफ 87 पे क्लोज हो गया था वैंकी कॉलेज का। अच्छा। मेरे तो काफी क्रेज पॉलिटिकल का तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये तो सच है। पॉलिटिकल नहीं मिला तो बड़ा निराश हुआ कि अब क्या करें। तो फिर वहीं कुछ शिक्षक लोग के जो कनेक्टेड या बहुत करीबी विषय है उसमें सोची, जो कि इतिहास था। तो इतिहास के लिए फिर एप्लीकेशन वगैरह फाइल हुआ, लेटर वगैरह लिखे गए। तो फिर वहाँ की ये प्रॉब्लम है बैंक की, वहाँ मीडियम खाली इंग्लिश, और मैं था सरकारी स्कूल से, हिंदी माध्यम उसका इंग्लिश था। और पॉलिटिकल साइंस हाँ। बाइलिंगुअल चलता था बैंक की कॉलेज में, आज ही बाइलिंगुअल। तो फिर मजबूरी कह लीजिए या इत्तेफाक कह लीजिए कि जब दोनों विषय नहीं मिल पाए ग्रेजुएशन में, तो फिर मैंने हिंदी ऑनर्स का रुख किया। लेकिन क्या करें, लगाव है विषय से, वो छूटता नहीं है। तो बीए हिंदी में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो सबसे पेपर पढ़ने पड़ते हैं, वो मैंने 4-4 पेपर पढ़े, हाँ। क्योंकि लगाव तब भी था और आज भी है। तो कह सकते हैं जी, कि जी। हिंदी ऑनर्स कर लिया, लेकिन झुकाव इतिहास और राजनीति की तरफ पहले ही से था। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर कॉलेज में 1 साल तक केवल पढ़ाई की, क्योंकि मैंने बताया कि पढ़ाई लिखाई का क्रेज था नहीं अपने आसपास के क्षेत्र में। तो खाली कॉलेज जाना, लाइब्रेरी जाना और घर चले जाना, यही 1 साल तक की लगभग दिनचर्या रही। तो जब दूसरे वर्ष में आए हम लोगों को, तो फिर अच्छा, थोड़ा ओपन तो हुए। सुनिए, दूसरे वर्ष की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले वर्ष, जी जी। पहले वर्ष में मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे आप डिबेट करते रहे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पहले वर्ष में जब आप आए, तो क्या आपने कभी स्कूल में इस तरीके की गतिविधि, चाहे वाद विवाद हो, कविता हो, है ना, नाटक हो, या कोकुलर एक्टिविटीज जिन्हें हम कहते हैं, इस तरीके की गतिविधियों में पहले क्या स्कूल में आपने कभी भाग लिया था? एक प्रश्न है। दूसरा ये कि पहले वो प्रथम वर्ष में जब आप अपना ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रथम वर्ष के 6 महीने जो होते हैं कॉलेज को समझने, आने जाने, बस का रूट क्या होगा,
क्लासेस कैसे लगेंगी, टीचर कौन है, ये सब समझने में पहले 6 महीने चले जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वही स्कूल में क्या आपने ऐसी गतिविधि, वाद विवाद या कविता, इन सब में भाग लिया था? और प्रथम वर्ष में क्या आपने अपने कॉलेज में देखा कि ऐसी भी कुछ गतिविधियां होती हैं, और प्रथम वर्ष में क्या आप उसके प्रति आकर्षित हुए? सवाल के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। रही स्कूलिंग की बात, तो स्कूलिंग में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ना हुआ था और ना ही कभी करने की इच्छा भी हुई थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ये सब चलन में रहा था उस समय, लेकिन सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बहुत कम थी। और जहां से हम पढ़े थे वहां स्कूलिंग में सब कुछ भी नहीं था, तो स्कूलिंग लेवल तक तो कभी कुछ पार्टिसिपेट किया नहीं। हाँ, लोगों को जाते हुए देखते थे, विद्यार्थियों को भी दूसरे स्कूल में बच्चे गए हैं, स्कूल में मौका मिला नहीं और कभी होता भी नहीं था, तो नहीं हो पाया। फिर जब कॉलेज में गए तो प्रथम वर्ष में हुआ करती थी गतिविधियां, बहुत सी संस्थाएं, सोसाइटी बनी हुई थी कॉलेज में भी, लेकिन प्रोसेस नहीं मालूम था कैसे शामिल होना चाहिए, क्या होता था। तो एक वर्ष लगभग कॉलेज में कुछ भी नहीं किया, केवल पढ़ाई और सिर्फ अच्छा, पढ़ाई हमने मतलब की। लेकिन प्रथम जब वर्ष में आप पहले वर्ष का मतलब परिणाम आया दे तो लगा कि हमने पढ़ाई की। पहले वर्ष में आप ये गतिविधियां देख रहे थे कि जी ऐसी जी, गतिविधियां होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, केवल देखा, सुना, शामिल नहीं हुए कभी, ना ही किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिला। तो दूसरे वर्ष में और कई लोगों के कहने पर या उनके उनके कई बार फोर्स करने पर, इमोशनली अत्याचार कह सकते हैं, कि उनकी वजह से ऑडिशन दिया, फिर ऑडिशन दिया, फर्स्ट राउंड सेलेक्ट हुए, फिर फाइनल में सेलेक्ट हो गए। तो हिंदी एक सोसाइटी थी, उसमें हिंदी विमर्श करके वाद विवाद समिति थी, विमर्श, विमर्श। जिसमें वाद विवाद, क्रिएटिव राइटिंग, कल्चर मिक्स होती थी, विमर्श, जी हाँ। तो उसमें जी। शामिल हुए और शायद हम लोग का पहला बैच था वेंकी सोसाइटी का कि उस कमेटी में शामिल होने के लिए ऑडिशन की परंपरा प्रारंभ हुई। उससे पहले अच्छा। ऑडिशन नहीं होते थे विमर्श वेंकी में। तो हम अच्छा। लोगों ने ये है कि पहला बैच मिला कि हम लोगों के माध्यम से ऑडिशन होने लगा, और उसी के बाद से जब भी विमर्श में सदस्यों का चयन होता तो अच्छा। ऑडिशन लिया जाता था। और अब तो काफी टफ कर चलिए, दिया है, कई चरणों में होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वहां इसी से सिलसिला ऑडिशन पर चालू हुआ दूसरे वर्ष। आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, या आप जानना जी चाहता जी हूँ आपका अनुभव कि जैसे आप बता रहे हैं कि कॉलेज में आने से पहले स्कूल में ऐसी गतिविधि में भाग लेने का मौका नहीं मिला, या आप बहुत ज्यादा इससे परिचित नहीं थे। हाँ, तो कॉलेज में जब आप प्रथम वर्ष आपने बिता लिया, और द्वितीय वर्ष में जब आप ऑडिशन देने जा रहे थे, तो मतलब कुछ जो अनुभव होता है कि हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पे तो और भी लोग और मेरे से बेहतर बोल रहे हैं, और क्या समय का जो आपका अनुभव था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी क्या सोच रहा है, हम भी उससे गुजरे हैं, आप भी उससे गुजरे हैं, तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि ऑडिशन के दौरान कि हम सेलेक्ट होंगे या बोल लेते हैं, जैसा मन करे वैसा, देखते हैं क्या होगा, ऐसा कुछ विचार था? हाँ, ऐसा जरूर हुआ था, क्योंकि एक ये होता है कि कभी आपने मंच को फेस नहीं किया है, ऑडियंस को फेस नहीं किया है, सामने बिल्कुल सब नए चेहरे हैं आपके समक्ष, नया माहौल है। और वेंकी कॉलेज का तो लगभग 70% माहौल साउथ का है, साउथ इंडिया का है, तो वहाँ इंग्लिश या नॉर्मली अपनी ही कल्चरल लैंग्वेज वो लोग बातचीत करते हैं। तो एक ये भी डर था, और ऊपर से पहली बार मेरे को कॉलेज में जाने का मौका मिला जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, क्योंकि मेरी स्कूलिंग क्वाइट में नहीं हुई थी, बॉयज जी। जी। हुआ करती। तो एक ये भी बड़ा इत्तेफाक था और अजीब भी था कि कैसे मैंने विभाग में डॉक्टर सुषमा मैम थी जो वर्तमान हैं, और एक हमारे मुकुल सर थे, मेरे फेवरेट टीचर में से हाँ। एक थे, आज भी हैं कॉलेज में, जिनसे मुझे दर्शन कह लीजिए या साहित्य कह लीजिए या वाद विवाद की क्षमताओं को सीखने में बेहद, आज भी उनसे मैं हेल्प लेता हूँ। तो इन सब शिक्षकों की बदौलत ही उन्होंने कुछ, क्योंकि विषय वहां पहले दिया जाता है ऑडिशन के लिए 2-3 विषय दिए गए थे, तो विषय मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कोई, लेकिन कोई ऐतिहासिक विषय था जिसमें मैंने बात रखी थी, 3 विषय में से एक को चूज करना था। तो उन्हीं शिक्षकों ने, और अपने चौहान चौहान जी थे, ज्योति कुमार भी थे, और एक सचिव थे, तो उनसे उन्होंने बताया कि आइए आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो फिर कुछ समय लाइब्रेरी में भी बिताया मैंने, लाइब्रेरी में समय बिताया, टीचरों का सहयोग मिला, तो उस विषय को तैयार किया। और जब मैं गया और इसके इसके मंच के ऊपर, तो कुछ भी कह सकते हैं कि मैं वापिस आ गया।
मैं बोल ही नहीं पाया मंच पे अच्छा। जाकर। सब अच्छा। ब्लैंक हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करने गया हूँ मंच पे, और नीचे से हुटिंग हो रही है, कोई चिल्ला रहा है, हाँ। कोई ताली बजा रहा है। तो मैं सर नीचे करके मैं नीचे आ गया और चुपचाप अच्छा। जाके बैठ गया। हाथ पैर मेरे कांप रहे हैं, और जो जजेस थे उन्होंने मुझे पानी पिलाया कि कोई बात नहीं, हम्म। आप बैठिए, बाद में बोलिएगा। तो अच्छा। वहाँ फील हुआ पहली बार कि एक मंच पे जाना और अपनी बात को रखना सामने वाले की है। तो चुनौती फकर का तो सब कुछ मालूम नहीं चला, मैं बैठा रहा। और वही कि जो आपने इंट्रोडक्शन था कि मैं लास्ट में बोलता हूँ, तो वहां मैंने लास्ट में ऑडिशन दिया। ऑडियंस भी वहां फुल हो अच्छा। गई, जजेस लोग आ गए, फैकल्टी के टीचर आ गए। तो वहां मैंने फिर अपनी बात रखी, और लगभग 5 मिनट का वहां समय था डिबेट को बोलने का। तो 5 मिनट का मान लीजिए मैं 3 या ढाई मिनट ही बोल पाया हूँ, आधा समय मैंने लिया होगा। और अपनी बात जो मेरे अच्छा। पे, और हाँ मैं पर्चा लेकर गया था, एक पॉइंट बनाए थे, कागज पर्चा लेकर अच्छा। गया था, क्योंकि स्कूलिंग में कभी बोला नहीं, हम्म। कभी एग्जाम का भी अनुभव नहीं था कि। तो कभी किसी टीचर ने कहा कि पर्चा लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। तो पेपर लेकर गया, और इत्तेफाक से पेपर लेकर गया था, जेब से निकालना भूल गया। तो जो पॉइंट लिखे थे, क्या बोलूं क्या ना बोलूं समझ में नहीं आया। तो 2-3 बार विषयों को देखा, और आदत तभी से ये डेवलप भी हुई कि जो मुझसे पहले बच्चे बोल कर गए थे, कुछ कुछ जो बातों को मैंने नोट कर लिया, कुछ बातों को, उनको पॉइंट को नोट किया। हम्म। तो अभी जो बोलना है इसी में से एक दो बातें रख देंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। सेकंड चांस अगर कोई संस्था कमेटी दे रही है तो उसका उपयोग अच्छा। किया जाए। पंकज जी, पहली पहली डिबेट कहाँ करने गए थे, डीयू के कौन से कॉलेज में? पहली डिबेट कह लीजिए या पीढ़ी कह लीजिए, मैंने पहले पीढ़ी की थी स्टार्ट से। अच्छा, पहले पहले पीडीई से ही आपने शुरू किया? हाँ, मेरी शुरुआत पीडी से हुई थी, और पहली डिबेट थी मेरी साउथ कैंपस में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, पार्लियामेंट्री डिबेट थी। और मेरे पार्टनर थे वहां पे पीडी कॉलेज। नहीं जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब जैसे कॉलेज सोसाइटी में आ गए, अब सोसाइटी में कुछ बताया होगा, सिखाया होगा, मतलब अब मैं ये इससे आगे बढ़े उससे पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या डिबेटिंग सोसाइटी विमर्श जो है हिंदी वाद विवाद समिति वेंकटेश्वर कॉलेज की, जब आप 2008 में वहां गए और 2009 में आपने ऑडिशन देकर उसके आप सदस्य बने, उससे पहले मतलब विमर्श एक अच्छी खासी स्थापित समिति थी, या फिर वह स्थापित होने की प्रक्रिया में थी? क्योंकि हम ये मैंने बहुत सारे जब सीनियर डिबेटर्स से बात की, तो कई कॉलेज ऐसे थे जहां वाद विवाद समितियां होती ही नहीं थी। वो तो 2013-14 के बाद से आप देखेंगे बहुत सारी हो गई हैं। तो पहले तो आप ये थोड़ा बताएं कि 2008 में जब आप प्रवेश लिए, तो वहां पर जो विमर्श है वाद विवाद समिति पहले से स्थापित थी और व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रही थी, या वो होता है कि अभी स्थापित हुई है नई नई और अभी चल रही? जी बिल्कुल, देखिए जो विमर्श है वो 2005 से स्थापित थी कॉलेज में। ये हमारे सीनियर हम्म। हैं डॉक्टर घनश्याम दा, उनके द्वारा स्थापित की गई थी, और उन्होंने ही इस संस्था का नाम विमर्श भी रखा था। पहले केवल वाद विवाद चलता, लेकिन संस्था को कोई नाम नहीं था। तो 2005 में इसको नाम भी दिया गया और संस्था भी कार्यरत थी। और ये कह सकते हैं कि अपने बाल अवस्था में उस समय सोसाइटी थी। और जब हम लोग सिलेक्ट हुए थे संस्था में, तो लगभग 30 या 25 बच्चों का ग्रुप रहा होगा पूरे कॉलेज से, जो उसमें बच्चे उसके सदस्य मेंबर थे। तो स्टार्टिंग फेज ही था इसका। और रही बात की शुरुआत जो आपने पूछी कि कहीं डिबेट में भेजने से पहले विमर्श की तब भी परंपरा थी, आज भी है, जो मुझे जानकारी है, कि वो लोग आपस में ही बच्चों को चयन करते थे कि किसको कहाँ भेजना है। जी। और उसके लिए आपस में उन लोगों की डिबेट करवाई जाती थी, किस विषय पर उनको बोलने के लिए जाना है। मान लीजिए आप किसी हिंदू कॉलेज में जाना है किसी डिबेट पे, तो उसी डिबेट पर एक हम्म। मॉक का कॉलेज करवाता था सोसाइटी के लोग। तो उसमें से जो बेटर उनको लगते थे, फिर सीनियर्स लोग उनको भेजा करते थे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो हम लोगों की टीम अच्छा। बनाकर वहाँ, और क्योंकि डिबेट से हाँ, तो आप बस बस यहीं से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको, चूंकि आपने अपना ऑडिशन का एक्सपीरियंस बता दिया है, उसके बाद मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहली डिबेट, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री में आप गए थे, लेकिन चलिए पार्लियामेंट्री को अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले हम कन्वेंशनल की बात करेंगे कि क्योंकि कन्वेंशनल हमें पता है कि बहुत बड़ी संख्या में होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो पहली कन्वेंशनल डिबेट में आप किस दिल्ली के किस कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय किस कॉलेज में गए पहली डिबेट करने के लिए, और वहां पहली डिबेट करने का आपका अनुभव क्या रहा? जी धन्यवाद सवाल के लिए। पहली डिबेट रही थी ऑडिशन के, लगभग जुलाई में ऑडिशन दिया था, और अगस्त के लास्ट का था कुछ,
लास्ट वीक रहा होगा, डिबेट का मौका मिला जाने का, और हम 4 लोग सिलेक्ट होकर गए थे, क्योंकि उसमें बाउंडेशन नहीं थी कॉलेजेस में कि 2 लोगों को जाना है, 4 लोगों को जाना है, क्योंकि उसमें ना क्रेज था भी नहीं। तो लगभग 4 लोग हम हाँ। कॉलेज से गए थे डिबेट करने, और नॉर्थ कैंपस में ही है, थोड़ा हटके ही है, आईपी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ हाँ। कॉलेज में डिबेट करने का मौका मिला। और उसी पहली डिबेट में मालूम चला कि और प्राइज तो नहीं, लगभग क्योंकि 40-50 के आसपास वहाँ बच्चे आए थे, अलग अलग कॉलेजेस से आए थे। और उस डिबेट से ये मालूम चला कि मीडिया आती है, दिल्ली के बाहर के बच्चे आते हैं, हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, बाइलिंगुअल डिबेट थी, हिंदी इंग्लिश में थी। फिर एक उसमें सेशन होता था सवाल जवाब का, कि और डिबेट खत्म हाँ होगी तो क्वेश्चन, ऑडियंस हाँ। से हाथ उठते थे, सवाल होता था। सबसे भयंकर राउंड वही था वहां डिबेट का, क्योंकि वहां एक नियम था कि प्रत्येक वक्ता से एक जजिस और ऑडियंस में से एक सवाल होंगे, 2 सवाल उस पर होने होने। तो उसी पहली अच्छा। डिबेट में कुछ अच्छे मित्र भी मिले। नाम बता देता हूं मैं, एक हमारे हमारे मित्र थे, शायर हैं, वर्तमान में जिंदा हैं, उमर शाह उनका नाम है, आप भी परिचित हैं, बड़ी मौसी वाले हाँ जी, हाँ इंसान हैं। जी। तो उनका और वहाँ डिबेट के साथ साथ एक इवेंट और चल रहा था, जैसे कि एक्सटेम्पर होता है, जस्ट अ मिनट होता है, तो वो भी था हाँ, वहां हाँ, पर। हाँ। तो हम दोनों इवेंट में पार्टिसिपेट किए, तो उमर शाह से जस्ट अ मिनट में हमारी मुलाकात हुई, उनका टॉपिक बड़ा अच्छा मिला था वहां पर, और मेरा भी टॉपिक अच्छा था। और हाँ, जस्ट अ मिनट में जीते थे, पहली जस्ट अ मिनट थी, उसमें हम जीते भी थे। तो आईपी कॉलेज में सीडी में कुछ नहीं हाथ लगा, एक्स्ट्रा पोल में हाथ में लगा, तीसरा पुरस्कार मिला वहां पर। मेरा जो वहां का डिबेट का टॉपिक था, बांसुरी मिला था मुझे, जिसमें कि बांसुरी है, मुझे उस पर बोलना था, प्रेम को लेकर। और साहित्य का विद्यार्थी था, थोड़ा पढ़ा हुआ है भक्ति को लेकर, तो लपेट दी बातों को बोला। तो और हाँ, गर्ल्स अच्छा। कॉलेज था, ऊपर से समस्या ये थी, तो वैसे वहां रैगिंग हो गई। अच्छा, चलिए जरा बहुत। उसके बारे में भी बता ही दीजिए अब। हाँ, जाना था कैंटीन, और किसी ने वॉशरूम का रास्ता बता दिया हम लोगों को, लेफ्ट से राइट कर दिया। तो वहां जाके देखा तो वो हो गई, और जिन्होंने बताया उन लोगों ने फिर बाद में फोटो वगैरह खींची, वीडियो बनाई लड़कियों ने। लेकिन वर्तमान में वो अच्छा। दोस्ती हो गई, अच्छे फ्रेंड सर्कल में आज भी हैं। तो ये सब कॉलेज का अनुभव अच्छा। रहा। और हाँ, एक चीज और थी हम्म। कि सिलेक्ट तो हम्म। हम 4 लोग हुए थे कॉलेज से, लेकिन साथ में हमारे लगभग 5-6 बच्चे और भी गए थे कॉलेज से, तो लगभग 10-12 बच्चों का पूरा झुंड गया था कॉलेज में, प्रोत्साहित करने के लिए भी जाते हैं, आज भी बच्चे जाते हैं। तो ये भी अच्छा लगा कि आप नर्वस भी होते हैं तो भी आपको मोटिवेशनल मिलता है, कभी कुछ गलतियां हो जाती है तो भी आपको सीनियर से बताते हैं। और आने जाने की बड़ी दिक्कत थी, तो बस में जाना है, मेट्रो का इतना क्रेज था नहीं उस समय, तो बड़े टूट पिट के वहां चले गए। डिबेट लंबी चलती थी, हम लोग 3-4 शाम के बज गए थे, तो लंबी पूरा दिन कह सकते हैं जाता था। तो ये पहले डिबेट का अनुभव रहा, उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। लेकिन फर्स्ट ईयर में कह सकते हैं कि 9 से 10 में, 8 से 9 में मैंने पार्लियामेंट्री ज्यादा करी थी, सीडी मैंने कम करी थी। सीडी का मेरा जब थर्ड ईयर चलिए आया अब हम पीडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में डिबेट करते हैं कि पार्लियामेंट्री डिबेट, संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो होती हैं खासतौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो एक अलग ही शैली से, अलग ही तार्किक लहजे से की जाती हैं। और उसमें आप सिर्फ 4 मिनट बोलकर वापिस आ जाएंगे ऐसा नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, अपने साथ आपके साथी ने जो बोला है उसे भी डिफेंड करना है, आपसे प्रश्नोत्तर पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद कहीं जाकर 1 घंटे बाद आपको निर्णय मिलेगा कि आपने 1 घंटे में जो पूरी चर्चा की, वाद विवाद किया, आपने तर्क रखे, उसका परिणाम क्या रहा। तो यह माना जाता है कि एक तार्किक कसरत होती है, दिमागी कसरत होती है, इसमें सोचा समझा जाता है। तो उसमें चूंकि ये है कि 4 मिनट बोल के नहीं आना है, और किताबों से पढ़कर तो उसमें बोलना ही नहीं है, किताबें आपने कितनी पढ़ रखी है, ये आपकी जानकारी चेक हो रही है। तो आप बताइए कि पहली संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता कहाँ गए, और कितने चरण लीग में आपने खेले, और उसका वहां उसका अनुभव, और फिर ये होगा कि चलिए कन्वेंशनल का तो ये अनुभव रहा, सीडी के बाद जब पीडी का अनुभव आपको मिला, तब क्या लगा कि हाँ ठीक है, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कुछ सोच समझ रहे हैं, तार्किक लोग हैं, ये एक अलग विशेषता है। कि पीडी का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा मेरा तब भी और आज भी। तो पीडी जैसे बताया मैंने कि साउथ कैंपस के मोतीलाल नेहरू कॉलेज का वर्तमान जो उसकी फेस्ट होता है, उसी में पार्लियामेंट्री तब भी होती थी, आज भी होती होगी। तो उसमें जाने का मौका मिला, और हमारे जो पार्टनर रहे थे
वो पीएचडी कर चुके हैं वर्तमान में जेएनयू से शुभांशु उनका नाम है, मेरे पार्टनर वो बनाए गए थे, वो इतिहास के विद्यार्थी थे और 1 साल मुझसे जूनियर थे वो, लेकिन डिबेट और पीडी हम लोगों ने साथ ही स्टार्ट किया। तो उनके साथ जाने का मौका मिला और उस समय नॉकआउट पीडी हुआ करती थी। एक मैच आप हार गए, आप सीधा बाहर हो जाएँगे, तो वो सिलसिला वहाँ पे था। अच्छा। और लगभग 32 या 28 टीमें शायद वहाँ आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, अलग-अलग कॉलेजेस। और एक और चीज़, हाँ, जब हम पीडी करने गए थे तो लगभग 30% टीमें दिल्ली विश्वविद्यालय की थी, 70 टीमें दिल्ली से बाहर से आई थी। तो ये और एक अच्छा। अच्छा लगा कि दिल्ली के बाहर भी ये क्रेज़ ज़्यादा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम था क्योंकि सीडी बहुत थी, पीडी कम थी। तो हमारे कॉलेज से 2 लेकिन टीमें गई आजकल देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं खास तौर पे, 1-2 एक्सेप्शंस के तौर पर अगर अपवाद स्वरूप अगर कोई टीम आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें दिखाई देती है, नहीं तो बिल्कुल, हाँ, ये सभी बात दिल्ली सही है बिल्कुल, विश्वविद्यालय हाँ, के जितने अब कॉलेज हैं अपोज़िट हो वहीं से गया है होती बिल्कुल, 10 सालों में सब चेंज हो गया है। उस समय 70 बाहर से था, इस समय 70 लगभग या 80 कह लीजिए कि दिल्ली से ही बच्चे होते हैं। तो और इस अब पीढ़ी को गजब की पता बात ये है कि और इतनी सारी पार्लियामेंट्री होने के बावजूद ऐसा हाल है कि हम इसको मतलब क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेटिंग को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से थोड़ा-सा और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो हमने उसको कम ही कर दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय तक सीमित कर दिया है। नहीं, हाँ, ये बात तो सच है कि वर्तमान में जो पीढ़ी का दायरा है वो दिल्ली तक ही सीमित हो गया है, लेकिन दिल्ली से बाहर ना पीढ़ी से जो आगे के लेवल की चीज़ें हैं वो बहुत सुनने में, क्योंकि मैं लगभग जजेस भी करने जाता हूँ, देश के कई-कई राज्यों में, भारत में भी और दिल्ली से बाहर भी। तो वहाँ जैसे कि हम लोग मॉक पार्लियामेंट्री करते हैं, 1 टू 1 पार्लियामेंट्री करते हैं, 3 टू 1 पार्लियामेंट्री करते हैं, उसके नए फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, कि 2015 के बाद से मैं दिल्ली से बाहर जाने लग गया, तो और मैं भी पीढ़ी पे आता हूँ। पीडी में वहाँ हमने 4 मैच खेले थे हम लोगों ने, क्योंकि नॉकआउट था तो हम लोग 4 राउंड पार करे थे और टॉप 4 में हम लोग गए थे। टॉप 4 में हम अच्छा। लोग को जाने का मौका मिला और जो हम टॉप 4 में हारे, या कह सकते हैं कि हम लोग सेमीफाइनल तक गए, फाइनल में नहीं पहुँच पाए। तो ये अच्छी बात थी क्योंकि पहली बार विमर्श ने पार्टिसिपेट किया पीडी के अंदर और पहली बार उन बच्चों को भेजा जो उनकी डिबेट ही पहली थी, उस सोसाइटी की तरफ से, वो लोग टॉप 4 तक पहुँचे। और जिस टीम से हम हारे थे, कह सकते हैं कि अपने समय की दिग्गज टीम में उनका नाम आता है, दोनों वक्ताओं का भी। एक उसमें थे हमारे अंजुम शर्मा, अंजुम भैया थे हमारे, और दूसरे उसमें हमारे थे आशु सर, शायद ही डिबेटर जिनको ना अच्छा। जानता हो। तो उन दोनों की टीम थी उस तरफ और हमारी टीम थी इस तरफ। तो हम लोग उनसे सेमीफाइनल हारे थे और वो जीते थे और उस पीढ़ी को फिर अंजुम भैया और आशु सर की टीम ही जीती थी। तो अनुभव हमारा बेहतरीन रहा, तो बड़े अच्छे डिबेटर वहाँ मिले और हाँ, सुमित भाई हमको वहीं मिले थे। सुमित अच्छा। भाई और अभिषेक भाई, तो एक मालूम चला कि केमिस्ट्री का विद्यार्थी भी इतनी अच्छी हिंदी और राजनीति विज्ञान के शब्दों का चयन कर सकता है और हम लोग बैचमेट ही थे क्लिष्ट फिर। हिंदी बोलते हैं वो। हाँ, वो मिले वहाँ पे, उमर शाह से वहाँ दर्शन हुए, राहुल दुबे भैया से वहाँ दर्शन हुए और एक कैलाश करके थे, केएमसी के बहुत सीनियर थे, वो वहाँ जज करने आए थे, उनसे मिले। चित्रांशी से वहाँ मुलाकात हुई, तो काफ़ी अच्छे लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, आरती से मुलाकात, तो अच्छे डिबेटर भी मिले कि खाली पढ़ाई के अलावा भी कॉलेज में बहुत कुछ होता है और बहुत दूसरे कुछ कॉलेज होता में जाकर आप कितना अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और क्योंकि और हाँ, पीढ़ी में एक चीज़ और होती है कि वहाँ क्योंकि विषय तो डिसाइड होता नहीं है, तो किसी भी क्षेत्र का विषय हो है। सकता है, राजनीति का, इतिहास का, धर्म का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर। और हाँ, जिस डिबेट पर हम हारे थे ना, बड़ा ही अच्छा विषय था। विषय इसलिए याद है क्योंकि वो विषय ऐसा विषय है कि दुनिया में शायद उस विषय से संबंध हर किसी का होता है और विषय के क्षेत्र था सेक्स और कामशास्त्र पर वो अच्छा। बातचीत थी। गुजरात में अयोध्या के काम था हमारा, तो फिलॉसफी, दर्शन, इतिहास सबको लेकर था वो। कहते हैं कि फर्स्ट ईयर था हम लोगों का पीडी में और कहाँ एक चलिए। सामने की टीम जो पीएचडी कर चुके हैं, एक मास्टर्स के, तो उनके ज्ञान से बहुत हम लोग नीचे थे, लेकिन डिबेट अच्छी चलिए। रही। और हाँ, एक और खास बात थी कि आज की पीढ़ी में चलिए। जजेस जो होते हैं 1 या 2 हाँ। बैठते हैं। उस समय लगभग 11 लोगों का बेंच बैठा था पूरा डिबेट के जज करने के लिए। तो जब 11 लोग आपको जज कर रहे हैं, पीटी में जो जजिंग हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे और उससे पहले एक और विशेष बात जिसमें कि वो शामिल है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जो है डिबेट करते थे तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा प्राथमिक, क्योंकि फिर उसके बाद हम जान जाते हैं, चीजें समझ जाते हैं, फिर उस तरीके से हम करने लग जाते हैं। लेकिन जब आपने शुरू किया, जाने लगे डिबेट में, तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या अनुभव।
कठिनाइयाँ डिबेट में तो कई प्रकार की रहती हैं, सब बातों को बताना भी यहाँ उचित नहीं होता, लेकिन जो बताने के लिए ज़रूरी भी है, वो बताना भी सुनना भी चाहिए सभी को कि खासकर जब आप डिबेट करने जाते हैं तो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर 2 कॉलेजेस का, जहाँ से आपको जाना है हम्म। और जहाँ जाना है। क्योंकि उस अच्छा। समय तो कम कम था, लेकिन था कि परमिशन लेना थोड़ा ज़रूरी होता था फैकल्टीज़ से, संस्था के लोगों से। और जहाँ जा रहे हैं अगर वहाँ परमिशन लेटर आपके पास लीगल लेटर नहीं है, तो हो सकता था वहाँ जाने के अच्छा। बावजूद आपको डिबेट करने का मौका ना मिले और ऐसा हुआ भी था, मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ भी होता था। तो फिर ऑन द स्पॉट कई जुगाड़ लगाई जाती थी, टीचर को कन्विंस किया जाता अच्छा। था, जो कुछ भी वहाँ पे बातचीत होती थी, तो व्यवस्था होती थी, लेकिन समस्याएँ आती। और एक समस्या ये भी आती थी हम्म। कि एक समय पर कई कॉलेज में डिबेट हुआ करती थी। अगर कॉलेज आजू-बाजू में है, अच्छा। पास में है, तो आप कवर कर सकते थे। जैसे कि मैत्री कॉलेज है और जेएमसी कॉलेज में डिबेट तो आप कवर कर लेंगे। लेकिन डिबेट अगर आपकी नॉर्थ साउथ कैंपस में तो कवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है अगर वाहन नहीं है यहाँ और पे। उस जमाने में तो मेट्रो नहीं थी। हाँ, नहीं थी मेट्रो मेरे टाइम पे, लेकिन उतना मतलब प्रचलन में नहीं, उतना नहीं थी, हाँ। हाँ, जो जिस तरीके से आज हम एक्सेस कर पा रहे हैं उस तरीके बिल्कुल, से हाँ, तो उस समय नहीं नहीं थी। हुआ करती थी और क्योंकि महँगी भी बहुत थी और इनकम का सोर्स भी था नहीं। तो हाँ, अगर पैसा है तो मेट्रो में जा सकते हो, लेकिन इनकम का सोर्स था नहीं उस समय। हाँ, जब 5-6 मिनट डिबेट करी, पैसा आने लगा डिबेट के दौरान ₹1000, तो हाँ, कि बस के अंदर एक पास चलता था, उसमें पास मँग लिया करते थे बस के लिए, फिर जाया करते थे। कभी ऑटो कर लिया हम्म। और तो फिर ये प्रॉब्लम ठीक होती रही, लेकिन 5-6 महीने दिक्कत आई तो दिक्कत और आती डिबेट में कि खासकर कुछ कॉलेजेस में डिबेट ओनली फॉर इंग्लिश में हुआ करती थी और हम लोग भैया हिंदी भाषी अच्छा। हैं, हिंदी प्राणी हैं। बाइलिंगुअल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ओनली इंग्लिश में है क्योंकि नोटिस आता है कॉलेज में या लेटर आते हैं, तो उसमें कोई मेंशन नहीं होते थे ये रूल्स वगैरह। ऑन द स्पॉट मालूम चलता है अच्छा। कि डिबेट बाइलिंगुअल नहीं है, कि ओनली इंग्लिश में है या ओनली हिंदी में है, तो वह दिक्कत तो वहाँ भी फिर कई बार बहस होती थी कन्वीनर से, उस कॉलेज के संस्था के लोगों से कि ऐसा आपने क्यों नियम बनाया, ऐसा क्यों है? तो कई बार होता था कि वो लोग मान जाते थे और इसी को लेकर उमर शाह का मैंने नाम लिया था कि हम लोग जामिया में गए थे डिबेट करने, बोल उनकी अच्छा। सोसाइटी में। वहाँ डिबेट इंग्लिश और उर्दू में थी खाली। उमर अच्छा। साहब को ना उर्दू आए, ना इंग्लिश आए, ना मुझे आती थी, तो वहाँ समस्या थी कि अब डिबेट कैसे करी जाए, हम लोग को तो डिबेट करना, हम लोग टीम में गए थे वहाँ पर। तो उस बंदे ने अच्छा। पता नहीं कहाँ से जुगाड़ लगाई, किसको फ़ोन नंबर लगाया, तो उन 80-90 लोगों के बीच में हम लोग 2 वक्ता थे जो हिंदी में डिबेट रख कर आए थे। तो उस समय अच्छा। ये भी एक नई चीज़ मिली कि कोशिश करें तो एक डिबेटर के लिए कुछ असंभव चीज़ नहीं होती है। अपने तर्क और अपनी नहीं शैली से मतलब प्रूव कर सकता है। तो आप ये आप अनुभव आप ऐसी बात बता रहे हैं जिसको लेकर जब मैं भी 2013 में जब कॉलेज में गया तो मतलब हम पोस्टर देखते थे उस समय में ये व्हाट्सएप और इस तरीके का बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था। लेकिन पोस्टर देखते थे तो उसमें लिखा होता था कि इंग्लिश है डिबेट हिंदी है और ऐसा है वैसा। तो बात तो मतलब ऐसी चीज बता रहे हैं कि डिबेट का फॉर्मेट तो क्लियर होने के साथ साथ उसकी लैंग्वेज भी क्लियर होनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि नहीं होती थी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि आप वहां नहीं, पहुंच ये जाएं और बोले हुई कि थी उस समय देखिए और ये तो ये तो हम ऐसे भी समझ सकते। चलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो कहीं इंग्लिश में रखी गई हमको नहीं पता हम पहुंच गए तो हिंदी। ऐसा हो सकता है कि कुछ जो इंग्लिश ही जानते हो हिंदी नहीं जानते तो केवल हिंदी में रखी गई है और वो पहुंच जाए तो उनके साथ तो समस्या हो जाएगी। नहीं, तो बहुत समस्या खैर वो हुई ये थी। चीजें आज तो बिल्कुल क्लियर हो गई। आज तो लगभग सब स्पष्ट हो गया है और पहले ही सब क्लियर कर दिया जाता है फ़ोन्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से। क्योंकि इसको लेकर कई कमिटियों ने केस तक कर दिए थे हमारे टाइम पे तो कि आपने रूल्स क्लियर नहीं करे हैं, कमिटी को आपने पहले वार्न नहीं किया या बताया नहीं। ऑन द स्पॉट कोई नया रूल बनता तो बकायदा उसमें केस फाइल भी होते थे और कॉलेज में बैन कर दिया जाता था सोसाइटीज़ को कि इस कॉलेज में इस कॉलेज की सोसाइटी के बच्चे नहीं आएँगे। तो हमारे टाइम पर भी ऐसा हुआ था अच्छा। कि कुछ कॉलेज की संस्था को बैन कर दिया था कि बच्चे नहीं आएँगे। अब कमिटी के सीनियर्स का ये फॉल्ट है और नए बच्चों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता था। तो थोड़ा सुधार हुआ लोगों में, लोग बदले, सोच बदली, तो अब तो शायद सुनने में नहीं मिलता है ऐसा, लेकिन अब क्योंकि अब सब चीज़ें क्लियर हो गई हाँ। हैं। उस समय ये बहुत चलिए समस्याएँ हुआ महत्वपूर्ण करती प्रश्न जी। महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक की। आप बता रहे हैं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है जिस बैकग्राउंड से जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं और लगभग उसी तरीके की पृष्ठभूमि से मैं भी संबंध रखता हूं। लेकिन तो चूंकि आपका अनुभव हमें जानना है आज तो जब डिबेट में गए डिबेट में पैसे मिलने पुरस्कार के रूप में शुरू हुए उन पैसे से हम देखते आज तो इतने पैसे मिलते हैं कि उतने उस समय साल भर डिबेट करें और जीते तो भी एक डिबेट के बराबर नहीं होते थे। तो उन बिल्कुल, पैसों बिल्कुल से सही। निश्चित तौर पर
आपको बहुत मदद मिली होगी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में, या आप कह सकते हैं सरवाइव करने में। दिल्ली विश्वविद्यालय में किताबें खरीदनी है, बस का पास बनवाना है, आना जाना है, और तमाम तरीके की आवश्यकताएं हैं। तो उन पुरस्कारों से आप ये सभी चीजें करते थे, या मित्रों के साथ दावत भी की जाती थी? जो आपने जिक्र किया वो सब करते थे हम लोग, नशा छोड़कर। नशा तब भी नहीं किया, आज भी नहीं, क्योंकि जिंदगी एक नशा है, उससे फुर्सत ही नहीं है और कुछ करेंगे। और जैसे कि बताया कि आपने भी कहा कि खर्चे वगैरह, हाँ डिबेट से इतना पैसा मिल जाता था कि कॉलेज का सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा था, इंक्लूडिंग बस और इंक्लूडिंग कैंटीन का खर्चा, सब कुछ डिबेट के पैसों से ही था। और उन डिबेट जब 2 साल तक करी कॉलेज में, तो घर से कोई पैसा लिया भी नहीं। फर्स्ट ईयर में जरूर पैसा लिया था, लेकिन जब डिबेट में गए और पैसा मिलता था, कहीं 500 कहीं 1000 5000 तक पैसे मिल जाते थे, तो खर्चा निकल आता था। तो 2 साल की पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास्टर्स की पढ़ाई डिबेट से हुई। और ज्यादा डिबेट से कह लीजिए कि पीडी में ज्यादा फायदा हुआ। पीडी में क्योंकि सीखने का भी बहुत था, स्कोप बहुत, दिल्ली से बाहर जाने का मौका मिला, आईआईटीज में जाने का मौका मिला, एनआईटी में जाने का मौका मिला। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय की ताकत ही था कि कुछ सीख पाए वहां से, तो देश के बाहर भी जाने का मौका मिला। सोरबोन होकर आए, फ्रांस में हम लोग गए, तो वहाँ अच्छी टीम गई, वहां से सिलेक्शन हुआ और वैंकी से ही गए। अच्छा। तो इतना मिल जाता था कि 2 लोग जो आज जान भी लेते हैं, तो वो डिबेट से ही जानते हैं कि हाँ हम भी कभी डिबेट करा करते थे, कभी को लोग मिल जाते हैं। तो डिबेट नहीं है, क्योंकि केवल चले। ग्रेजुएशन करने जाते हैं कॉलेज तक, हाँ। कॉलेज के तक सीमित हो जाते हैं। चले। लेकिन उस डिबेट, पीडी और हाँ पोइट्री भी कर लिया करते थे। तो पोइट्री भी करने कभी कभार चले जाया करते थे, तो कई बार उल्टा हो जाया करता था कि लड़कियों से संपर्क हो गए। मैंने कहा ना कि बहुत सिमिलर टाइप का मैं तब था, अब तो नहीं हूँ, अब तो बड़ा कुछ भी कह सकते हैं। तो कई बार प्रेम प्रस्ताव भी सामने से आए, अच्छा। मना भी करें, स्वीकार करें, यहाँ पे क्या करें। तो अच्छा। ये सब भी हुआ। मेडिकल हाँ। कॉलेज में 2 घटनाएं हो चुकी थी, भुक्तभोगी थे, तो क्या करें। तो ये सब भी डिबेट सिखाती है आपको कि कैसे उससे निकलना है या कैसे उसका फेस तो करना है, तो ये सब डिबेट में मिला। जी हाँ, जी लेकिन जी। आर्थिक हालात आपकी जो सोच होती है ना, डिबेट को विकसित करती है। किसी भी विषय पर सोच कैसी होनी चाहिए, आपका दर्शन कैसा होना चाहिए, डिबेट आपको वो सिखाती है। बेशक आपका विषय कुछ भी रहा हो, हिंदी हो, साहित्य हो, इतिहास हो, फर्क नहीं पड़ता। एक सोचने की दृष्टि देती है, जो आज भी हम लोग सीखते हैं। चलिए, तो जो बहुत ही गंभीर प्रश्न होने जा रहा है इस चर्चा का, वो यह है कि सीडी में किसी तरीके के विवाद की जो गुंजाइश है निर्णय को लेकर, खासतौर पर उसका मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। क्योंकि सीडी में कन्वेंशनल, परंपरागत वाद विवाद में किस तरीके से निर्णय होते हैं आप सभी जानते हैं, और जो नए डिबेटर्स हैं वो भी जानते हैं। तो वहां विवाद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग निर्णय विवाद करते थे निर्णय को लेकर, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट्री डिबेट में चूंकि आप 1 घंटे उस रूम में बैठे हैं और 15-20 मिनट आप तैयारी करके आए हैं, और उसके बाद अगर वैसा लगे कि ठीक है हमने बोला है, कभी कभी हमें लगता है कि हाँ हमारे से इस बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर कमी रह गई है, और जज ने हमें सामने से समझा दिया है, हम समझ गए हैं, और हम शांति से सामने वाली टीम को बधाई देकर बड़े मित्रतापूर्ण वातावरण में बाहर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो वातावरण नहीं मिलता, तो कुछ ऐसे विवाद जो आपके समय हुए हों, संसदीय वाद विवाद, तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि आज बहुत जो उस समय डिबेट करते रहे आज बहुत मेच्योर हो चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उन कुछ विवादों पर जरा नजर डालेंगे? जी, धन्यवाद आपके इस गंभीर और बकाया सवाल, गंभीर भी और मुश्किल भी है जवाब देना, क्योंकि इस सवाल के जवाब में बकायदा नाम भी आएंगे। और जिन लोगों का नाम लूंगा वर्तमान में अधिकारी हैं वो लोग, कुछ लोग आईपीएस हो गए हैं, कुछ लोग आईआरएस हो गए हैं। लेकिन क्या अच्छा। करें, है तो मित्र ही हमारे लोग। तो हाँ, समस्याएं रही थी। तो एलएसआर कॉलेज में पार्लियामेंट्री चल रही थी, हम लोग, क्योंकि मैं ये ईयर एलएसआर एसपी ईयर भी बताएं, जरा सन बता दे तो ध्यान रहेगा। पार्लियामेंट्री का ईयर था 2014। अच्छा। 14 का उसका फेस्ट था, तरंग नाम का, तरंग या ध्वनि नाम से फेस्ट होता है एलएसआर का, तो उसमें हम लोग गए थे। और मेरी पार्टनर थी, वो भी पीएचडी कर चुकी हैं, आरती उनका नाम है, जेएनयू से थी। हम पार्टनर वहां पे गए थे। और जो विवाद उठा वहां पर, एक डिबेट हो रही थी, और जो टीम हारी थी उसको समस्या थी प्रणाम से। जजिस से भी बहस हुई उनकी, हम लोगों से भी बहस हुई, लेकिन वो रिजल्ट जो था उसको वॉक ओवर, वो वैसे ही रहा। और जो टीम के लोग थे उनके बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। एक थे सचिन,
और एक थे सत्येंद्र जो वर्तमान में IRS ऑफिसर IS IRS। हाँ, दोनों स्टीफन से थे। अब क्योंकि उससे हमारी पीढ़ी से पहले वो लोग 4 पीढ़ी जीत कर आ रखे थे। हाँ। और जो व्यक्ति जीत रख के आ रहा है और वो एक ऐसे व्यक्ति से हार जाए जो अपनी लाइफ की सेकंड पीढ़ी कर रहा है, तो बड़ा उनको लगे। और वहां बड़े अच्छे लोग थे, वहां सुमित भैया थे, वहां पे अंशु भैया थे, वहां पे अंजुम भैया थे, राहुल दुबे थे, अभिषेक भाई थे, दिग्विजय थे, आप पॉलिटिक्स में है अभी दयाल सिंह कॉलेज से। तो वो लोग शौक थे कि ये दो जीत कैसे गए, वो लोग हार कैसे गए। तो फिर हम लोगों को बनाते थे शीट, तो लोगों ने हमारी शीट मांगी कि हमने पॉइंट क्या क्या लिखे थे, तो सभी ने हमारे पॉइंट्स भी पढ़े। तो जो टीम हारी थी तो उसको ये बताया गया, समझाया गया कि हारने की वजह होती है, जीतने की वजह होती है। तो वो डिबेट का कह सकते हैं कि पहला हम लोगों का रहा ऐसा कि अनुभव कि हाँ, ऐसे स्तर पर भी डिबेट जाती है कि हारने वाला भी बेहतरीन तर्क देता है और जीतने वाला भी। और निर्णायक कंफ्यूज हो गए थे वहां पर कि डिबेट को पलटे या डिबेट को दोबारा करवाएं। तो लेकिन डिबेट दोबारा नहीं हुई, नहीं पलटी गई। तो वो एक पहला विवाद रहा, ये हुआ था। एक विवाद और हुआ था, SPM कॉलेज में हुआ था, वो PD में नहीं CD में हुआ था, कन्वेंशनल डिबेट में हुआ था। हमारे एक मित्र हैं, आज PhD कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनका नाम है राकेश, शायर हैं, अच्छी शायरी करते हैं। उनकी वो पहली डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट थी। और मेरे कहने पर वो गए थे, मैंने काफी उनको डाटा भी था, समझाया भी था, वो गए, मेरे ग्रेजुएशन चल रहा था उनका। और 7 मिनट डिबेट का टाइमिंग था, सोचिए 7 मिनट किसी को डिबेट बोलनी है। वो वक्त वहां गए, को लेकर कुछ डिबेट, और सुमित भैया और राहुल दुबे वहां जज थे, वहां पर पैनल में जज थे वो लोग, और एक मैडम थी। पार्टिसिपेट करने गए मेरे साथ, मेरी पार्टनर गई थी, रागनी नाम है, हंसराज में उसमें पढ़ा करती थी, मैरिड हो गई है उनकी, अच्छी है वो। तो इस नाम का प्राणी गया डिबेट करने। तो डिबेट तो पहले मंच पर गया, ब्लैंक होकर आ गया। फिर दोबारा मौका मिला तो लगभग 3-4 मिनट डिबेट खोलकर आया और हो गई। जब निर्णय, तो निर्णय से, निर्णायक से बहस हो गई, राकेश कि नहीं अच्छा बोला हमने, अच्छे तर्क दिए। तो मेरी नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ गए, जिम्मेदारी बनती है, तो उसको समझाया, वहां पे बतलाया। और जब हम निर्णायक से बात कर रहे थे सुमित से, तो बता अच्छी काउंसलिंग हुई वहां पर, वो बैठे थे टीचर्स लोग में, ऐसे भी मौके आते हैं। हमको तो लगता है कि ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका वह तर्क, वह तथ्य वर्तमान में एग्जिस्ट ना करता हो, आपका जो क्षेत्र है वो दायरा कम होता हो। ये लगता है वक्ताओं को कि आप अच्छे हैं अपनी जगह पर, लेकिन ऑडियंस को, जजेस को कितने कनेक्ट कर पा रहे हो, डिबेट में आपके पॉइंट्स अगर रिलेवेंट नहीं करते हैं या किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो डिबेट का मतलब नहीं। डिबेट का मतलब ये भी होता है कि आप सोसाइटी बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। आज का तो मुझे नहीं लगता, हमारे समय में मीडिया आती थी डिबेट को कवर करने के लिए, छोटे चैनल से, वो लोग डिबेट कर जाते थे। और कुछ महीनों बाद इस कॉलेज में इस विषय पर चर्चा हुई और बच्चों ने, और वो तर्क जो दिए जाते थे वो बकायदा कमेटी के माध्यम से कॉलेज में शामिल किए जाते थे। तो इसलिए वहाँ बड़ी अच्छी लगती थी, आपको कहीं पॉलिसी का एक रूप मिल रहा है। चलिए, तो ये भी रहा डिबेट में, अच्छे बुरे तर्क, चलिए हाँ। अच्छा, जो नए डिबेटर्स हैं जो आजकल डिबेट कर रहे हैं, थोड़ा बता देता हूँ। बहुत उत्साह में रहते हैं, बहुत तेज तरीके, तर्रार तरीके से अपनी बात रखते हैं, और धैर्य थोड़ा सा कम दिखाई देता है। और मुझे अनुभव है, क्योंकि जब हम उस समय रहते थे, तो खैर आप जैसे लोग थे तो थोड़ा और बातचीत करते थे तो समझते थे, लेकिन लगता है कि उस तरीके के नहीं है, तो ज्यादा ही होता है। तो आपने ये जो विवाद बताया, ये तो आप एज अ पार्टिसिपेंट्स अपने जो निर्णय को लेकर जो विवाद हुए थे आपके समय में वो बताए, लेकिन क्या आपके साथ कभी आप निर्णायक रहे हो और उस समय जो आपने संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में कोई निर्णय दिया हो और उस निर्णय पर कोई इस तरीके का विवाद खड़ा हुआ? हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग मद्रास में थे, मद्रास कह चेन्नई, खासकर चेन्नई में थे हम लोग, हमको बुलाया गया था, हम लोग स्कूल में गए थे डिबेट को जज करने के लिए। और सोचिए कि स्कूल लेवल पे चेन्नई में पार्लियामेंट्री होती है, स्कूल लेवल पे। तो ये तो हमने खाली पढ़ा था कि साउथ में एजुकेशन स्तर बहुत, लेकिन इस स्तर का ही ये मालूम। तो हम लोग 11th-12th के बच्चों की पार्लियामेंट्री को जज करने गए थे, तो निर्णायक था वहां पर, 2 लोग और आए थे, जामिया से लड़की गई थी, और एक शायद हिंदू कॉलेज से या स्टीफन कॉलेज से विद्यार्थी और भी गया था। तो हम लोग 3 लोग टीम बनाकर गए।
एक का नाम अभिषेक का था, लड़की का नाम मुझे भी याद नहीं, हम लोग 3 लोग गए। तो क्योंकि वो वहाँ पे डिबेट या साउथ की भाषा में थी या इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी वहाँ पे नहीं थी, हिंदी ऑप्शनल थी, बच्चों ने नहीं ली थी। तो वहाँ जो टीम जीती थी उसको आपत्ति हुई थी। देखिए, जीतने के बावजूद भी उस टीम को आपत्ति है कि आपने हमको पॉइंट कम दिए। अच्छा। जो एमओवी था वो हम लोग 10-7 का करा था हम लोगों ने, उसका था कि नहीं 1 का होना चाहिए। तो उसको जीतने के बावजूद भी वो लोग हमसे बहस करे तो उनको समझाया, और वहां बहस ही हुई थी। और जो टीम हारी थी वो संतुष्ट थी कि हम किन किन बातों पर हारे हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आज के डिबेटर कि आप अपनी हार को अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाले की जीत के तर्कों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिबेट तो छोड़ दीजिए, आप एक इंसान की कैटेगरी से नीचे चले जाते हैं। कि अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद हम ये परिवर्तन की कमियां दोबारा नहीं करेंगे भविष्य में, तो शायद आपकी जीतने की संभावनाएं और सीखने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो पहले अपनी कमियों को पता करना, स्वीकारना और सुधार करना, तो ये होना चाहिए डिबेटर में। और आपने बताया कि उत्साह जो है, उतावलापन है, वो खासकर मुझे इसलिए दिखता है, या हो सकता है कि आज सोर्स बहुत ज्यादा है आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के, बहुत से, और आप विद इन सेकंड में उस बात को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर एक डिबेटर वहां मंच से बोल रहा है तो कुछ मिनट में आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि वो लॉजिकल है या नहीं है, और वो तर्क कितना रेलेवेंट है। तो आज ये हो गया है, तो इसलिए बच्चों पे सोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वही है कि इन्फो बहुत है, उस इन्फो को नॉलेज में कैसे convert करना, इसका अभाव है। चलिए। जैसे आपने निर्णय और है तो हाँ, वही जाना ये लाजमी है जी। चलिए एक एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, छोटे छोटे सवाल लेंगे, छोटे छोटे आपसे जवाब की उम्मीद रखते हैं। प्रयास ज्यादा छोटे जवाब। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने एक 7-8 साल का एक लंबा डिबेटिंग में अपना जीवन, अपना सफर बिताया है। तो आपकी उसमें सबसे बेस्ट डिबेट कौन सी रही है टॉपिक के लिहाज से, और एक डिबेट जो आर्थिक लाभ के लिहाज से? सबसे अच्छी डिबेट रही थी दोनों कंडीशन में कि टॉपिक भी अच्छा था, प्राइस भी अच्छा था। प्राइस मनी था उसका लगभग 1,51,000, यानी कि 1.5 लाख रुपए का प्राइस मनी था। आईआईटी कानपुर की ना सीडी थी ना पीडी थी, एक्सटेम्पोर थी, और एक्सटेम्पोर अच्छा। थी 12 मिनट। तो वहां हम लोग गए थे क्योंकि आईआईटी में जाने का, वो पहली बार आईआईटी में गए थे। एम्स का फेस्ट खत्म हुआ, आईआईटी की जानकारी वहीं से मिली, तो वहां से अच्छा। और टॉपिक था साहित्य का ही था और रिलीजियस का था, कबीर के राम, उस पर मुझे बोलना था। दर्शन इतिहास को लेकर वहां डिबेट की बात रखी, तो वो टॉपिक भी अच्छा था और प्राइज मनी भी अच्छा था उस जमाने का, कह सकते हैं। उसके बाद फिर और प्राइज मनी बढ़ते गए, लेकिन जब मैं था ग्रेजुएशन में तब तक का ये मेरा बेस्ट था ये। अच्छा, सबसे खराब अनुभव आपका कहाँ रहा, किस डिबेट? सबसे खराब अनुभव रहा दिल्ली में कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज। इवनिंग की शिफ्ट में एक डिबेट हुई थी और लगभग 300 पार्टिसिपेट आए थे, और शायद ही अच्छा। उस समय का कोई डिबेटर जो इसमें ना गया हो, सुमित हो हाँ, या राहुल हो या रात को आशु 8 भैया। बजे तक वो डिबेट 12 बजे हाँ, तक डिबेट चली थी वो। हाँ, रंगनाथ रवि, जैनेन्द्र प्रभांशु, सब लोग उसमें थे, उमर शाह थे। और जो ये बड़े बड़े नाम थे ना, कोई डिबेट को जीता नहीं था, हम भी नहीं जीते थे। लेकिन हाँ, सुबह 7 बजे डिबेट चालू हुई थी और मेरा बोलने का नंबर रात में 9:30 बजे आया था, सोचिए। तो उस कॉलेज में हम लोग रात में 1 बजे फ्री हुए थे, यानी लगभग 14 घंटे की डिबेट वहां चली थी, लंबी चौड़ी डिबेट थी। और सलूट है वहां के जजेस को, सिर्फ 3 ब्रेक लिए थे जजेस ने, तो वहां डिबेट चली। और खराब इसीलिए रही कि इतना कुछ वहां पे वेट किया, इंतजार किया, और हम लोग 7-8 लोग अच्छे जानने वाले थे, और कोई इसमें जीता नहीं। तो बुरा यही लगा कि हम लोग तो लेकिन एक अच्छे डिबेटर होते हुए आप ना जीते, बड़ा खलती है वो चीजें। तो वो सबसे उस बुरा समय अनुभव वो रहा आज तक के लिए। हाँ, उस समय होता था, पूरा टेंट वेंट लगाते थे, लगता था कि कोई नेता की रैली हो रही है, हाँ हाँ और फिर बिल्कुल। रात भर डिबेट चलती थी वो। हाँ बिल्कुल, एक तरह की शादी का माहौल लग जाता था, पूरा म्यूजिक बज रहा है, वो हो हाँ, रहा, तो वो माहौल था। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आपके सीडी और पीडी में कोई बेस्ट पार्टनर रहा हो जो? सीडी में मेरा बेस्ट पार्टनर शुभांशु रहा है, लगभग 20 से करीब डिबेट मैंने करी। शुभांशु उनका नाम है, शुभांशु सिंह, आगरा में रहते हैं, और अभी जेएनयू से उनका पीएचडी कंप्लीट हुआ है, हिस्ट्री से उन्होंने काम किया है। और पीडी में अगर बात करें कि मैं 3 पार्टनर मेरे को अच्छे मिले हैं। एक आरती मिली है, पीएचडी कर चुकी है पॉलिटिकल साइंस जेएनयू से। एक जैनेन्द्र है मेरे मित्र, वर्तमान में पत्रकार हैं। और एक हमारे काफी हाँ सीनियर है, जी। राहुल दुबे भैया हैं। ये 3 पार्टनर मुझे अच्छे मिले अपनी लाइफ के,
और ये तीनों पार्टनर इत्तेफाक से मिले, क्योंकि मेरे जो ऑलरेडी पार्टनर थे उन्होंने बैकआउट कर दिया, तो पार्टनर ढूंढना था पीडी में, तो ऑन द स्पॉट उनको पार्टनर बनाया गया। तो ये अच्छा, अच्छे जब पार्टनर। आप डिबेट करते थे, जी जी, जब आप डिबेट करते थे तो आ, कोई कोई ऐसा डिबेटर लगा हो कि हाँ यार ये बहुत अच्छा बोलता है, इसके जैसा बनना है, या इसके जैसा बोलने की जो शैली है वो अपना? हाँ, ऐसे कई डिबेटर थे, उसमें गर्ल्स में एक नाम मैं लेना चाहूंगा, उमुल खेर का, आईपीएस है वो भी। इलिमा अफरोज, वो भी आईपीएस हैं। अंजुम भैया हैं, वर्तमान में काम करते हैं, अच्छे लेखक हैं। और एक केएमसी के थे, कुणाल नाम था उनका, सुमित भैया के सीनियर थे। तो मुझे लगता था कि इनकी तरीके से बात को रखना, सुनना, तो एक बेहतरीन चीज हो सकती है। और एक और थी उसमें, मैं नाम बोल रहा हूँ, एलएसआर से थी, चित्रांशी की सीनियर है, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अच्छा हमारे टाइम की वो भी हिंदी से ही अच्छा। थी। और उस समय हम्म। दिल्ली का टॉप किया था उन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विषय में चले। टॉप किया था। तो ये अच्छे डिबेटर मुझे रहे कि इनके जैसा बोलना, इनको सुनना, तो अच्छा लगता था। पीटी में कोई एक, क्योंकि विवाद होते हैं, लेकिन कोई ऐसा निर्णायक रहा हो जिसको लगता हो हाँ इनके सामने डिबेट करेंगे तो एक्यूरेट डिसीजन देंगे, और बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, कोई ऐसा निर्णायक आपके समय का एक ही नाम बताइए, क्योंकि फिर एक ही चार नाम। नाम लेकर आप बैलेंस करने की कोशिश ना करें। हाँ, उसमें एक डिबेटर का मैं नाम ले देता हूँ, मोतीलाल के सीनियर हैं, शेखर उनका नाम है, शेखर गुप्ता है शायद। तो मुझे बेहतरीन वक्ता भी लगते थे, निर्णायक भी लगते थे, डॉक्टरेट हो चुके हैं, तो मुझे बेहतरीन लगते थे वो। शेखर उनका अच्छा। नाम। जी। तो यदि आपको कोई सुझाव देना हो दिल्ली डिबेटिंग सर्किट को, तो क्या सुझाव देना चाहिए? सुझाव तो यही है कि बच्चों को, और क्योंकि बच्चे ही हैं हम, तो काफी अब बुजुर्ग अवस्था में हम लोग तो हो चुके हैं, खासकर मैं तो, बच्चों को तो यही सुझाव है, पढ़िए कम आप लोग, समझिए ज्यादा। क्योंकि मार्केट में मैंने कहा ना कि बहुत सोर्सेस हैं आपके पास, लेकिन कम पढ़िए और पढ़ने के साथ उसको पचाइए, क्योंकि जैसे अब खाना बॉडी के लिए जरूरी, पचाने के लिए, तो जो हम आंखों से या कानों से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं उसको दिमाग में पचाना जरूरी है, और अपनी जानकारी को चलिए अपडेटेड रखें। जी, तो आप चूंकि विमर्श से जुड़े रहे हैं, तो विमर्श तो निश्चित तौर पर आपकी प्रिय वाद विवाद समिति है, तो विमर्श को छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय की कौन सी वाद विवाद समिति आपको लगता है कि बेहतरीन है, बेहतर कर रही है? अब इस सवाल का जवाब तो विवाद पैदा कर देगा, देखिए भाई। नहीं नहीं, विवाद नहीं होगा। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हो आजकल किस समिति के लोग ज्यादा पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, और व्यवहार के हिसाब से, क्योंकि आप मिल रहे हैं, देख रहे हैं डिबेटर्स। तो मुझे 3 सोसाइटी या 3 कॉलेज, मैं नाम तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 3 कॉलेज के लगते हैं। एक तो एआरएसडी कॉलेज की सोसाइटी है, एक पीजीडीबी कॉलेज की सोसाइटी है, आपके कॉलेज की सोसाइटी जहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। ये 3 कॉलेज जी। के बच्चे फेसबुक हो, कॉलेजेस में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मुझे ज्यादा दिखने में, भी सुनने को मिल जाते हैं, ठीक है। और मिलना तो होता ही रहता है, तो ये मुझे बच्चे एक्टिव लगते हैं। हाँ, हमारे समय की जो बड़ी अच्छी सोसाइटी हुआ करती थी, आज शायद वो अपने भूतकाल को पहुंच चुकी हैं, उनको कोई नाम लेने वाला तक नहीं है, अस्तित्व भी खत्म हो गया है। तो दौर है ये, जो फर्श पे है तो फर्श पर भी आएगा, फर्श वाला पर भी जाएगा, दौर है ये। और अच्छे डिबेटर मिलते हाँ जी, हैं, हाँ जी। लेकिन अब थोड़ा तो जी संकट। आपसे, जी जी जी, जी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर हम जितने भी डिबेटर्स हैं, सीनियर डिबेटर हैं, नवागंतुक डिबेटर्स हैं, उन सभी के को यह पता है कि अपने डिबेटिंग काल में, एक सेकंड, हाँ, जितने भी सीनियर डिबेटर रहे हैं, नवागंतुक डिबेटर हैं, वह सभी ये बात को स्वीकार करते हैं कि डिबेटिंग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, हमारे जीवन को एक आकार देने में, हमारी सोच समझ को विकसित करने में। तो संक्षिप्त में आप जरा बता दें कि डिबेटिंग अगर नहीं होती तो आपका जीवन जो आज है वह कैसा होता, अगर आपके इस जीवन सवाल से का, डिबेटिंग को निकाल दें? हाँ, कोट करूंगा स्वामी विवेकानंद को, हम सबके हीरो हैं और रहेंगे, मेरे तो रहेंगे खासकर। वो कहते थे कि व्यक्ति को मन को मजबूत करना चाहिए और शरीर को, वो दोनों की विधियां बताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता है, डिबेट वो तीसरा रास्ता खोलती है, सोचने पर मजबूर करती है आप। और तर्क आपको तथ्य के साथ देना है, ये या फिर कुतर्क देना है, ये आपको डिबेट सिखाती है। अगर आप अपने आप को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, खासकर मानसिक रूप से,
तो डिबेट आपको करना भी चाहिए, और करना नहीं जानते हैं ना तो कम से कम सुनना सीखिए, क्योंकि डिबेटिंग ही वो चीज है कि आपको सुनकर बहुत कुछ समझा देती है। और बहुत से ऐसे मुझे डिबेटर दिखे हैं कि जो कहते हैं कि सर हमने कभी डिबेट करी नहीं है, केवल सुनी है। और जब उनसे हम कभी ब्रेक में बातचीत करते तो लगता है कि इन लोग को डिबेट करनी चाहिए, ये लोग जीतते हैं। तो डिबेटिंग करना भी एक कला है और उसको सुनना भी, क्योंकि ये होता है डिबेट में लोग अपनी बात कर कर चले जाते हैं, हमको श्रोता नहीं मिलते हैं, ऑडियंस नहीं मिलती है। और जो अच्छा श्रोता बनना चाहता है, अच्छा श्रोता होगा, वही अच्छा वक्ता भी हो सकता है। और ये बात अटल जी ने भी कही है कि आप सुनना कितना पसंद करते हैं धैर्य के साथ। तो ये बहुत जी अच्छी जी चीज है जी। डिबेट, ये आपको सुनने की कला और बोलने की कला। नहीं, जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए कि अगर आपके जीवन से डिबेटिंग निकाल दी जाए तो कैसा होगा? तो कह सकते हैं कि मैं एक नॉर्मल विद्यार्थी होता हूँ, अच्छा, अपना साहित्य और ठीक है। इतिहास में अध्ययन किया है और कुछ नहीं। अच्छा, ना मैं यहाँ ठीक है। होता, ना आप चलिए होते, ना आखिरी जी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। क्योंकि डिबेटिंग हमें बहुत कुछ देती है, नाम देती है, पहचान देती है, आर्थिकी रूप से हमें मजबूत बनाती है। एक अच्छा, ये आखिरी प्रश्न ये है कि तर्क ज्ञान ने जो ये पहल कोविड के दौरान शुरू की, आज हम इसको फिर से एक बार गति देने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहल आपकी बहुत बेहतरीन है, और मैं ये कोशिश मैं भी कर रहा था कि हम भी करें इस पर, लेकिन नहीं कर पाए, सहयोग नहीं मिल पाया या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आपकी पहल तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और आगे भी अच्छी चले, मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, तो आप भी देखते, मैं भी देखता हूँ, लेकिन एक आपका जो मंच है ना, वो एक तरह की निष्पक्ष मंच मुझे लगता है, और सभी विचारधाराओं को, सभी क्षेत्र के लोगों को और अलग-अलग राज्यों के लोगों को आप लेकर अपने मंच पर लेकर आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी पार्टी विशेष के पक्ष विपक्ष की बात करते हैं। एक विद्यार्थी और एक तार्किक विद्यार्थी होने के नाते आपका मंच मुझे बेहतरीन लगता है दिव्य। आप मेरे मित्र हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सुनता हूँ मैं आपको, आपके वीडियोज़ को भी देखता हूँ, आपके मंच पर जो आप वक्ताओं को बुलाते हो उनको सुनता हूँ, कई वक्ताओं को पर्सनली जानते हैं, मिलते हैं, तो मंच बड़ा यूज़ कर रहे हैं अच्छे से आप। क्योंकि पढ़ाई-लिखाई केवल किताबों से तो नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जहाँ से मिले, जिससे मिले और जिस माध्यम से मिले, हमको सीखना चाहिए। तो आपका मंच उसके लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से कार्य करता रहे, और कभी मेरे लिए कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइएगा, सहयोग हो तो बताइएगा। तो दिल्ली में ही हैं, मिलना-जुलना कभी-कभार होता ही रहता है। मंडे टू फ्राइडे तो हाँ, बिज़ी हैं, लेकिन संडे फ्री रहते हैं, तो मौका मिले तो बुलाइएगा, मिलेंगे फेस टू फेस। तो ये सब चलता चलिए जी। रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ और जी, डिबेटर्स के साथ आपकी शेयर भूमिका किया है। और आपके समय का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, चलिए तो जितने आप जो नए डिबेटर्स हैं, आप सभी ने पंकज जी को सुना है। इस वीडियो को नए डिबेटर्स तक जरूर पहुंचाएं, सभी डिबेटिंग सोसाइटीज तक जरूर शेयर करें। एक एक मेंबर को सुनना चाहिए कि किस तरीके से एक डिबेटिंग जर्नी पंकज जी ने अपना जो अनुभव शेयर किया है वो रही है। और उसके बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और तर्क को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य विषय के साथ, हो सकता है किसी अन्य एक सीनियर डिबेटर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिग्विजय भाई।